स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एडो आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बस बिना देरी किए लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। उस 20 सेकंड के टाइम के अंदर अंदर आप कमेंट में अपना आंसर फटाफट से लिख दीजिए। देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। भारत का वह राज्य जो केवल एक राज्य से सीमा बनाता है। और पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मिजोरम। आपको टाइम में शुरू कर दिया जा रहा हूं। आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जो सिर्फ एक ही राज्य से सीमा बनाता है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि कौन सा वो राज्य होगा जो केवल एक ही राज्य से सीमा बनाता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे दीजिए। टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब यदि हम आंसर की बात करते हैं कि कौन सा वह राज्य है जो केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मिजोरम। दोस्तों यदि हम बात करें सिक्किम की, तो राइट आंसर इसका सिक्किम होगा। और सिक्किम जो है वो केवल पश्चिम बंगाल से ही सीमा बनाता है। त्रिपुरा, मिजोरम, असम से बनाता है। पश्चिम बंगाल तो आप जानते हैं कई से, सिक्किम से, असम से सीमा बना रहे हैं। इसके अलावा मिजोरम भी है। मिजोरम ऊपर मणिपुर से, त्रिपुरा से इनसे सीमा बनाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा है? अर्जुन का पर्यायवाची बताना दोस्तों। आए हुए क्वेश्चन मैंने एग्जाम में इस सीरीज में लिए हैं। आए हुए क्वेश्चन ही मैंने इस सीरीज में लिए हैं। फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन सा जो विकल्प है वो अर्जुन का पर्यायवाची है। गुडाकेश, सूतपुत्र, अंगराज, सूर्यपुत्र। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि कौन अर्जुन का पर्यायवाची कौन है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अर्जुन का पर्यायवाची कौन है। तो यहाँ पे आपका टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। अर्जुन का पर्यायवाची वो है गुडाकेश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीन अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे, मैंने खुद ने बनाए थे, वो थोड़े हार्ड थे क्वेश्चन, है ना। हार्ड क्वेश्चन थे तो उनका लेवल जो था वो अपर लेवल था। यहाँ पे एक बार फिर से मैंने वही रीट लेवल रखा है। ठीक है। तो कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर एग्जाम जो क्वेश्चन हैं वो आप रीट एग्जाम पर बेस्ड रखें। तो फिर मैंने एक बार फिर से ऐसा किया है। तो आपको आंसर देना है कि तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी, कश्मीर, लद्दाख और शिमला में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। दक्षिण के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपको बतानी है ना। टाइम मैंने शुरू कर दिया है आपका। 600 मीटर है, 800 मीटर है, 900 मीटर है या 700 मीटर है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि दक्षिण का जो पठार है हमारा, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, इस प्रायद्वीपीय पठार की समुद्र तल से ऊंचाई बतानी है। 600 मीटर, 800 मीटर, 900 मीटर या 700 मीटर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राइट आंसर है 600 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है। केरल में, मेघालय में, सिक्किम में या पश्चिम बंगाल में? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन रीट एग्जाम में आए हुए ही हैं। मतलब रीट क्या, जो भी टेट का जो एग्जाम होता है, चाहे वो एच टेट हो, यूपी टेट हो, उनसे संबंधित है और लेवल वहीं का है। तो दोस्तों कार्डमम जो हिल है वो है हमारे केरला में। इन्हीं को हम इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक देशों से घिरा राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सर्वाधिक देशों से घिरा राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है या त्रिपुरा है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा वो देश है जो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक देशों से घिरा है। कहने का अर्थ है इनमें से वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है। तो राइट आंसर जो है इनमें से पश्चिम बंगाल है नेपाल से, एक और भूटान से और एक को बांग्लादेश से। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हो गया। तीन देशों से घिरा है ना, नेपाल, फिर भूटान और बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर तो वर्तमान में हमारे पाकिस्तान से है, सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी से। सिक्किम जो है वो भी है नेपाल से, और एक और है वो भूटान से, और एक और है चीन से। तो सिक्किम भी हो गया यहाँ पे तीन से। और त्रिपुरा की बात करें तो फिर त्रिपुरा तो है सिर्फ बांग्लादेश से।
तो सर्वाधिक देशों की सीमा से घिरा राज्य कौन सा है? तो फिर इसमें तो दो दो आंसर हो जाएंगे, एक तो पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम। क्या क्वेश्चन है पता नहीं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था और इसके आंसर की भी मैंने नहीं देखी कि क्या किस आधार पर आंसर माना है। सर्वाधिक देशों से घिरा राज्य, ओके। या तो फिर इसका ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन कि सर्वाधिक देशों से घिरा, मतलब ऐसा होगा कि सर्वाधिक सीमा सर्व किसी, मतलब ऐसे होता कि सर्वाधिक देश से घिरी सीमा, तो त्रिपुरा होगा उसका फिर आंसर, क्योंकि त्रिपुरा क्या तीन ओर से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो फिर सर्वाधिक देशों से घिरा राज्य, मेरे को जैसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों, उसमें मैंने पश्चिम बंगाल और सिक्किम आंसर निकाला है। अब इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा। अब इंग्लिश अगर इनके पूछने का अर्थ ये है कि सर्वाधिक देश से घिरा हुआ है, तो फिर वो त्रिपुरा घिरा हुआ है, त्रिपुरा तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करना है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, आपको बताना है कि जो वक्र शब्द है, वक्र वक्र का सही विलोम शब्द क्या होगा? टेढ़ा, रिजु, रज्जू या तिरछा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। टेढ़ा, रिजु, रज्जू या तिरछा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि सही विलोम शब्द कौन सा होगा, टेढ़ा, रिजु, रज्जू या तिरछा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं कि सही विलोम शब्द कौन सा होगा, तो इसमें टेढ़ा, रिजु, रज्जू और तिरछा में से राइट आंसर है रिजु। रिजु का अर्थ होता है सरल, ठीक है ना। जैसे रिजु कोण होता है, सरल कोण को ही हम रिजु कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का प्रादेशिक आधार के विभाजन में कौन सा भाग नहीं है? दोस्तों ये जब हम हिमालय का प्रादेशिक आधार पर विभाजन करते हैं, हिमालय का प्रादेशिक आधार पर विभाजन करते हैं, तो उसका कौन सा भाग इनमें से नहीं है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या शिवालिक? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि कौन सा प्रादेशिक आधार पर नहीं होता। प्रादेशिक आधार पर हिमालय के चार भाग हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? पंजाब, कुमायूं, नेपाल या शिवालिक? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा शिवालिक। शिवालिक दोस्तों ऐसा है कि अगर हम बात करें ना प्रादेशिक आधार पर, तो प्रादेशिक आधार पर होता है पंजाब हिमालय, उसके बाद आता है हमारा कुमायूं, फिर आता है नेपाल और फिर आता है असम। ठीक है, और कुमायूं हिमालय में ही कौन सा पार्ट है? शिवालिक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंबन द्वीप कहाँ है? पंबन या पाम्बन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। पाम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बंगाल की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है? कहाँ पर है पाम्बन द्वीप? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, मन्नार की खाड़ी जो है ना, श्रीलंका और भारत के बीच में, बस यहीं पर है हमारा पाम्बन द्वीप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? यहाँ पे आपको आंसर देना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में। एक्चुअल में दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो माना है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना है, ध्यान रखना है। तो भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? फटाफट से आंसर दीजिए, टाइम आपका शुरू हो रखा है। 8, 6, 7, 5? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 8, 6, 7, 5? 8, 6, 7, 5? कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देना है। तो दोस्तों भारत को हम 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। मतलब देयर आर 6 फिजियोग्राफिक रीजन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 6 भू आकृतिक प्रदेश जो हैं उनके नाम में एक बार बोल देता हूँ। इसमें एक आता है हिमालय, एक आता है उत्तर का विशाल मैदान, एक आता है थार का मरुस्थल, एक आता है प्रायद्वीपीय पठार, एक है सागर तटीय प्रदेश और एक है द्वीप समूह। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये 6 भू आकृतिक प्रदेश हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का जो डेल्टा है उसको क्या कहते हैं? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से बताओ। जो हमारी कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, वहां से लेके आंध्र प्रदेश की जो कृष्णा नदी तक का जो डेल्टा है, उस डेल्टा को हम क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं, या उत्तर सरकार कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, टाइम आपका सीमित है। अब आप देख लो दोस्तों, रीट में सिर्फ इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब आप देख लो कि आप कहाँ हो, बस रीट में
कल जो परसों मेरी क्लास हुई थी, वो जो क्वेश्चन थे वो अपर रीट थे, वो रीट लेवल के थे ही नहीं, वो थे असिस्टेंट प्रोफेसर या मतलब जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, आरएस है, उस लेवल के एग्जाम थे। अपना एक लेवल देख लो बस, अगर आप पर्टिकुलर रीट की तैयारी कर रहे हो तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अब यहाँ पे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा की हम बात करें तो ये कोरोमंडल तट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किसने किया था? ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बट अपनी ज्योग्राफी से रिलेटेड तो है ये, लेकिन रीट में नहीं, रीट में ये साइकोलॉजी से संबंधित है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किसने किया था? कुवियर ने, हैडन ने, हक्सले, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कुवियर जो हैं इन्होंने त्वचा के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेदा किसे कहते हैं? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। वेदा ये मानव विकास के अंतर्गत आता है कि वेदा क्या होता है? वेदा एक जनजाति है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ की है, मध्य भारत की है, श्रीलंका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि वेदा कौन होते हैं? मध्य भारत के निवासी, श्रीलंका के आदिवासी, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, कोई भी नहीं। तो दोस्तों यदि हम आंसर की बात करते हैं तो जो वेदा होते हैं, ये वेदा होते हैं श्रीलंका के आदिवासी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी होती है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। दशहरे पे जो पगड़ी पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? पचरंगी कहते हैं, मोठड़ी की पगड़ी कहते हैं, या मदील कहते हैं, या लहरिया की पगड़ी होती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी होती है? पचरंगी, मोठड़े, मदील, या लहरिया? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पचरंगी, हाँ। तो दोस्तों अब यदि हम बात करते हैं आंसर की, तो दशहरे पर पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है वो होती है मदील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्रजाति वर्गीकरण के लिए कपाल सूचकांक को प्रधानता देने वाले कौन है? प्रजाति वर्गीकरण आप जानते ही हैं। हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे हम प्रजाति वर्गीकरण के लिए कपाल सूचकांक को प्रधानता देने वाले कौन है? हक्सले, टोपिनार्ड, ग्रिफिथ टेलर, या उपरोक्त सभी? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रजाति वर्गीकरण को आधार बनाने वाले कौन है? इनमें से हक्सले हैं, टोपिनार्ड हैं, ग्रिफिथ टेलर हैं, या उपयुक्त सभी हैं? टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या आपका आंसर होगा प्रजाति वर्गीकरण के लिए कपाल सूचकांक को प्रधानता देने वाले निम्नलिखित में से कौन है? हक्सले, टोपिनार्ड, ग्रिफिथ टेलर, या उपयुक्त सभी? तो टाइम दोस्तों फटाफट से समाप्त हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करते हैं तो प्रजाति वर्गीकरण में जो कपाल सूचकांक देने वाले हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए कि कहाँ पे भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। कहाँ पे आंसर नहीं, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई? आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम समाप्त तो हो चुका है। अब आंसर की बात करते तो ये है हमारा जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या रखा गया था? तो फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। प्रथम औद्योगिक नीति, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की बात है यहाँ पे, और ये आई थी आपको पता ही है अप्रैल 1948 में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस नीति को लेकर आए थे। तो अब आपको आंसर देना है कि प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है? कृषि में विकास, उद्योगों में विकास, मानव विकास, या मिश्रित अर्थव्यवस्था? दोस्तों यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करते हैं तो हमारी जो पहली औद्योगिक नीति थी इसमें हमने अपनाया था मिश्रित अर्थव्यवस्था को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन हम चुनते हैं इनमें से और पढ़ते हैं। पहले, भारत में पहली औद्योगिक नीति अप्रैल 1948 में आई, ये तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया ही है। दूसरा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आई थी ना, उसमें भारत में विनिर्माण उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था, और इन उद्योगों की स्थापना की वजह से ही दूसरी पंचवर्षीय योजना
में भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। आगे पश्चिम का बोस्टन मुंबई को कहते हैं। नहीं यार, पश्चिम का बोस्टन मुंबई नहीं होता है, तो बस यही इसका गलत है। पश्चिम का बोस्टन तो खुद बोस्टन ही है ना। बोस्टन कहाँ है? यूएसए में है और वो पश्चिम में ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। उद्योगों की स्थापना किस से प्रभावित होती है? उद्योगों की स्थापना किससे प्रभावित होती है? उद्योगों की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति व साधन। तो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मैं खुद ही दे देता हूँ कि ये जितने भी कारक हैं ये सभी के सभी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में दूसरा मुख्य स्तंभ कौन सा है? दोस्तों बताओ फटाफट से, आप पहला भी बता दो। भारत का जो आर्थिक ढांचा है उसको मजबूत करने में पहला जो स्तंभ है वो कौन सा है, और आपको बताना है दूसरा कौन सा है। तो पहला भी इसी में है और दूसरा भी इसी में है। तो फटाफट से टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि क्या है भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में दूसरा मुख्य स्तंभ कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम समाप्त हो चुका है। अब यदि हम आंसर की बात करते हैं कि भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में दूसरा मुख्य स्तंभ कौन है, कृषि, उद्योग, पशुपालन की यदि हम इनमें आपकी बात करें तो इसमें है उद्योग एवं व्यापार। पहला तो है कृषि और सेकंड है उद्योग एवं व्यापार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा लौह इस्पात उद्योग स्थापित नहीं किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जब हमारी चल रही थी तो उस दूसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग के साथ काफी उद्योगों की स्थापना हमारे भारत में हुई। लौह इस्पात उद्योगों की आपको बताना कि वो इनमें से कौन सा नहीं है। राउरकेला नहीं है, भिलाई नहीं है, या दुर्गापुरा नहीं है दोस्तों, ये दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और बोकारो झारखंड में। बताना है आपको इनमें से कौन द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित नहीं हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम समाप्त हो चुका है। बात करें हम तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो नहीं स्थापित हुआ था वो था बोकारो। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में जब अवकाश आ गया था, है ना, ये वैसे 1964-65 में स्थापित हुआ था और उस समय हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी कौन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना, उसको ब्रेक कर दिया गया था और उस ब्रेक होने की वजह थी चाइना के साथ युद्ध। बस तो ये योजना अवकाश काल में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत का कानपुर किसे कहते हैं? बता दो भाई फटाफट से, दक्षिण भारत का कानपुर। दोस्तों बताओ दक्षिण भारत का कानपुर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को, बेंगलोर को, अहमदाबाद या चेन्नई? इसमें भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहते हैं, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। अच्छा कानपुर नहीं, इसमें तो कोयम्बटूर ऑप्शन है। बताओ दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो कोयम्बटूर तमिलनाडु है, इस कोयम्बटूर तमिलनाडु को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अच्छा सॉरी, दक्षिण भारत का कानपुर है तो मैनचेस्टर नहीं। तो दोस्तों दक्षिण भारत का कानपुर कोयम्बटूर को नहीं कहते हैं, दक्षिण भारत का कानपुर बेंगलोर को बोलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर तो। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल विविल कीड़े का संबंध किससे है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि बाल विविल जो कीड़ा होता है ये एक फसल विशेष में लग जाता है और उसे खत्म कर देता है। आपको बताना है कि कौन सी फसल से संबंधित है। जो जीरा कपास गेहूं, जो जीरा कपास गेहूं, जो जीरा कपास गेहूं। आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ये कपास में लगता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कृषि मानसून का जुआ, ये कथन किसका है? देखो क्या क्या ही प्यारा क्वेश्चन है ना। इनमें से कोई सी भी मेरी क्वेश्चन नहीं है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बनाया, बट ये प्यारा क्वेश्चन है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ये कथन किसका है? हमने आज तक ऐसे ही पढ़ा है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है, बट दोस्तों ये वास्तव में एक संस्था ने कहा भी है। किसने कहा है? मृदा समिति, गौरवाला समिति, भारतीय योजना आयोग या किसी ने भी नहीं। तो दोस्तों ये जो लाइन है बहुत ही सुटेबल लाइन है भारत की कृषि के लिए और ये कहा है भारतीय योजना आयोग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के जो पूर्वी आर्द्र प्रदेश हैं, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, ये इनकी जो प्रमुख उपज है वो कौन सी है? अलवर, जयपुर, दौसा। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। क्या हुआ ये?
टाइम मैंने शुरू कर दिया है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाजरा चावल, बाजरा दाल, गेहूं चना, तंबाकू गन्ना। आंसर दो कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ये है कि राजस्थान के जो पूर्वी आंध्र प्रदेश हैं उनमें गेहूं और चना विशेषकर बोया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृषि का सर्वाधिक प्राचीन रूप कौन सा है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कृषि का सर्वाधिक प्राचीन रूप बताना है। जीविका, रोपण, स्थानांतरित या गहन। मतलब प्राचीनतम, जब मानव पैदा हुआ, मानव ने कृषि कार्य करने शुरू किए, उस समय कृषि का जो तरीका अपनाया जाता था वो कौन सा था? जीविका कृषि, या जिसको हम जीवन निर्वहन कृषि भी कहते हैं, या रोपण कृषि, या स्थानांतरित कृषि, या गहन कृषि। तो दोस्तों राइट आंसर की यदि हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा स्थानांतरित कृषि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बुश फैलो, नाइस। बुश फैलो कृषि के नाम से किसे जाना जाता है? जीविका, रोपण, स्थानांतरित या गहन। अच्छा क्वेश्चन है ना दोस्तों, बुश फैलो। ठीक है, बुश फैलो कृषि किसे कहा जाता है? जीविका, रोपण, स्थानांतरित या गहन। बताएं फटाफट से किसे। तो टाइम तो समाप्त हो चुका है दोस्तों। बुश फैलो कृषि बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि को ही बोला जाता है, किसी प्रदेश विशेष में नहीं, वास्तव में ओवरऑल। जैसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं, वैसे इसको ओवरऑल स्थानांतरित कृषि को बुश फैलो भी कहा जाता है। बुश का अर्थ होता है झाड़ियाँ वगैरह, और फैलो लैंड होता है ना, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें झाड़ियाँ और वनस्पतियों को हटा दें और फैलो एरिया बना दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। विस्तृत कृषि किस देश से संबंधित नहीं है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। विस्तृत कृषि किस देश से संबंधित नहीं है? कनाडा, भारत, रूस, जर्मनी। कनाडा, भारत, रूस, जर्मनी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, विस्तृत कृषि किस देश से संबंधित नहीं है? बताएं फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब विस्तृत कृषि किस देश से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों विस्तृत कृषि भारत से संबंधित नहीं है। भारत में जो कृषि का प्रकार होता है वो होता है गहन। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित इसमें लौह धातु का अंश, कहने का अर्थ है आपको ये बताना है कि कौन लौह धात्विक खनिज है। तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, निकिल। तांबा, जस्ता, बॉक्साइट या निकिल। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसमें से लौह धातु खनिज कौन सा है। तांबा, जस्ता, बॉक्साइट या निकिल। तांबा, जस्ता, बॉक्साइट या निकिल। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों इसमें जो लोह धात्विक खनिज है वो है निकिल। आगे, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बताओ। वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं, या लानोज कहते हैं, या पंपास कहते हैं, या डाउन्स कहते हैं। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरीज, लानोज, पंपास, डाउन्स। टाइम सीमित है, समाप्त हो गया है। वेनेजुएला के घास के जो मैदान हैं, इन वेनेजुएला के घास के मैदानों को हम लानोज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन सिर्फ इतने ही थे। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।